लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का सारा कुछ कवर कर लिया था। बस हमारा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज बाकी रह गया था। तो आज हम इस वीडियो में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज को कवर करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और मैं आपको 50 रुपये और दे दूँ और फिर आपसे पूछूं कि आपके पैसे कितने परसेंट इंक्रीज हुए, तो आप कैसे बताएंगे? अगर बात बस नंबर्स की हो तो आप बोल सकते हैं कि आपके पैसे 50 रुपये बढ़ गए, लेकिन परसेंटेज बताने के लिए आपको ये भी बताना पड़ता है कि ये 50 रुपये किसके रिस्पेक्ट में बढ़े, मतलब बेस। तो आपके पास पहले 100 रुपये थे, उस 100 रुपये पे आपके 50 रुपये बढ़े हैं, इसलिए आपका बेस 100 होगा। सो इट विल बी 50/100 इंटू 100, सो दिस विल बी 50%, मतलब आपके पैसे 50% इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पैसे 100 से 150 हो गए तो वो 50% इंक्रीज हुए। ऐसे ही अगर आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से मैं आपके 20 रुपये ले लूँ, तब आपके पैसे 20% डिक्रीज हो जाएंगे। यही परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब आपकी बेस वैल्यू में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो इसको अगर हमें एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना हो तो वो कुछ ऐसा होगा: परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। हमें फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा बड़े से ही छोटे को माइनस करेंगे। अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी होगी तो इसका मतलब वो नंबर इंक्रीज हुआ है, और अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटी होगी तो इसका मतलब नंबर डिक्रीज हुआ है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी और इस महीने से आपकी सैलरी 11,000 हो गई। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी कितने परसेंट बढ़ गई, तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ पर हमारी सैलरी 10,000 थी, इसलिए हमारी इनिशियल वैल्यू 10,000 होगी, और इंक्रीज होने के बाद हमारी सैलरी 11,000 हो गई, तो हमारी फाइनल वैल्यू 11,000 होगी। अब यहाँ हमारी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी है, इसलिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज इंक्रीज आएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस, जो यहाँ होगा 11,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू जो है 10,000 इंटू 100। सो इट विल बिकम 1,000 बाई 10,000 इंटू 100। सो जीरोस को काटने के बाद दिस विल बिकम 10, मतलब आपकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक से क्लियर हो रही होंगी। अब एक और एग्जाम्पल, इफ़ 300 इज इंक्रीज्ड बाई 20% देन व्हाट विल इट बिकम। इसमें हमें परसेंटेज और इनिशियल वैल्यू बताई है और हमें फाइनल वैल्यू को बताना है। तो इसको भी हम अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन इसको वैसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको हम बस 2 सेकंड में कर सकते हैं। इसका सबसे बेसिक तरीका ये है कि हम पहले 300 का 20% निकालें और उसको 300 में ऐड कर दें। तो 300 का 20% 60 होगा, तो यहाँ से हमारी फाइनल वैल्यू 300 प्लस 60 360 आ जाएगी। अब अगर इसी चीज़ को आप थोड़ी अलग वे से देखें, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी नंबर का 100% वो खुद ही पूरा नंबर होगा। तो अगर हम किसी नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो खुद तो पूरा नंबर होगा ही, प्लस जितना इंक्रीज कर रहे हैं उसका उतना ही परसेंट ऐड हो जाएगा। तो अगर हमें 300 का 20% इंक्रीज करना है तो इसका मतलब हमें उसका 120% निकालना है। तो डायरेक्ट हम इसका 120% 360 निकाल सकते हैं, बस आपको डायरेक्ट 120% का मल्टीप्लाई 300 से कर देना है। अब इसी 120% को हम डेसिमल में 1.2 लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में 6/5। तो आप इनमें से किसी का भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। जैसे परसेंटेज में 100% को जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उससे ऐड कर रहे हैं, वैसे ही डेसिमल और फ्रैक्शन में हम 100% और जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उनकी डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 100% की डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों ही 1 होती है, इसलिए डेसिमल और फ्रैक्शन में हम जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसके डेसिमल और फ्रैक्शन को निकाल के 1 से ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसी एग्जाम्पल में 300 20% से इंक्रीज हो रहा था, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम 300 को 1 प्लस 0.2 जो 20% की डेसिमल वैल्यू है का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसे ही फ्रैक्शन में 300 को 1 प्लस 1/5 जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस परसेंटेज को आगे सॉल्व करके ही मिलती हैं। जैसे 20% इज इक्वल टू 20/100। अब अगर आप इसको पूरा डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू डेसिमल में 0.2 आ जाएगी।
और अगर आप इसको फ्रैक्शन में ही रखोगे तो ये कट के 1/5 हो जाएगी। तो बस हम सेम ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख के सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बस इतना ही है। अब आइए हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को करते हैं, इससे हमारे टॉपिक और भी ज़्यादा ठीक से हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000 एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इज 25% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तो इस क्वेश्चन में हमारी इनिशियल वैल्यू 10,000 है। अब इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज इंक्रीज का रेट है वो 25% है। तो सेकेंड ईयर में हमारी इनिशियल वैल्यू जो 10,000 है वो 25% इंक्रीज होगी, मतलब हमें 10,000 का 125% निकालना है। सो दैट विल बी 12,500। अब थर्ड ईयर के लिए हमारी इनिशियल वैल्यू 12,500 होगी, तो हमें 12,500 का 125% निकालना है, क्योंकि अब वो 25% इंक्रीज हो रहा है। सो दैट विल बी 15,625। तो थर्ड ईयर में विलेज की पॉपुलेशन 15,625 हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 2, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बस ज़रा सा स्मार्ट वर्क करना होता है और हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा वैल्यू को 10 या 100 मान लेंगे। आप हमेशा उस नंबर को ही कंसीडर करिएगा जिसके साथ आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो। तो इस क्वेश्चन में हम लेंथ और ब्रेथ को 10 मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनिशियली, तो इनिशियली हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों 10-10 होंगे, तो ये 10 × 10 मतलब 100 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइनली मतलब चेंज होने के बाद, तो लेंथ जो 10 थी वो 20% इंक्रीज हुई, मतलब 10 का 120% जो 12 होगा, और ब्रेथ जो 10 थी वो 10% इंक्रीज हुई, मतलब 10 का 110% जो 11 होगा। तो 12 × 11 विल बी इक्वल टू 132। तो पहले एरिया 100 था, अब 132 हो गया, मतलब 100 पे 32 इंक्रीज हुआ। और अगर 100 बेस हो तो जितना चेंज होगा वही परसेंटेज होगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 32% इंक्रीज। नाउ आवर लास्ट प्रॉब्लम, द प्राइस ऑफ शुगर इज reduced by 20%. How much sugar can be bought with the money that was sufficient to buy 20 kg of sugar previously? अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। दोनों में ही दो चीज़ों के प्रोडक्ट से फाइनल चीज़ बन रही है। लास्ट क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ से फाइनल एरिया बन रहा था, और इसमें किसी आइटम की प्राइस और क्वांटिटी से टोटल कितने पैसे हुए वो बन रहा है। इसलिए इसमें भी हम जो चीज़ नहीं दी गई उसको 10 मान लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा करने से आपकी चीज़ें डेसिमल में भी आ सकती हैं, जिस वजह से फिर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि 10 को मानने से चीज़ें पॉइंट में आएंगी, तो फिर आप 10 की जगह 100 को मान लीजिएगा। इसमें हमारा काम 10 से ही हो जाएगा, इसलिए हम 10 को ही मानेंगे। तो जैसे अभी तक हम करते आए हैं, इनिशियली प्राइस ऑफ शुगर हमें नहीं दिया है, तो इसको हम 10 मान लेंगे। इनटू इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी वो हमें दी है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। सो टोटल मनी विल बी 200 रुपीज़। अब चेंज होने के बाद प्राइस ऑफ शुगर 20% डिक्रीज़ हो गया, तो पहले प्राइस ऑफ शुगर 10 है, तो 20% डिक्रीज़ होगा, मतलब 10 का 80% जो 8 होगा, इनटू क्वांटिटी जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू 200, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है कि उतने ही पैसों से जितने से पहले 20 kg खरीदा था। तो k इज इक्वल टू 200/8, तो यहाँ से k की वैल्यू 25 आ जाएगी, और यही हमें बताना था। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।